चलिए, ये पेपर इस बार के 2019 का पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया था, फिर आज डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद हम आएंगे किस पे, अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो बाबू। अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर, किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों है, एक तो एरर कम से कम होना चाहिए और दूसरा ड्रिफ्ट और डेड जोन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी दैट इज डिजायर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो क्या आंसर होगा बाबू? डी, बी एंड सी। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए। नो सर सर। सर ड्रिफ्ट जोन क्या होता है? ड्रिफ्ट और डेड जोन दो चीज होता है बाबू। ड्रिफ्ट में ये जो स्केल होता है ना, जो स्केल जिसे लीनियर स्केल है, तो स्केल से थोड़ा सा ये हट के ये ऐसे निकल जाता है, ये उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वाला। इसका दो तीन तरह का ड्रिफ्ट भी होता है बाबू। तो और डेड जोन उसको बोलते हैं कि जब आप इनपुट अप्लाई करो, जैसे इनपुट आप दे रहे हो, लेकिन इसको कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। कुछ समय के बाद जब इनपुट दिया तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ, जब तक आपको आउटपुट मिलना, दैट इज कॉल्ड डेड जोन। डेड जोन का मतलब होता है कि अगर आप मोबाइल पे हेलो बोलोगे और हेलो 5 सेकंड या 5 मिनट बाद सुनाई देगा तो चलेगा क्या? नो सर। नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसे हेलो बोले तुरंत हेलो सुनाई देना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं डेड जोन। अगर आपने हेलो बोला और हेलो सुनाई नहीं दिया, हेलो तुरंत 5 मिनट बाद आया, तो 5 मिनट तक के लिए क्या हो जाएगा? वो डेड जोन हो जाएगा। आप इनपुट दे रहे हो लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, डेट इज कॉल्ड डेड जोन। तो ये स्टैटिक देखो, और स्टैटिक एरर समझते हो कि द मेजर क्वांटिटी डेविएटेड फ्रॉम द ट्रू क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो कभी भी किसी भी मेजरमेंट का एरर क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, है कि नहीं? तो एरर और डेड जोन, दी टू आर द अनडिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बात समझ में आया? सर ड्रिफ्ट रहने से क्या प्रॉब्लम है किसी इंस्ट्रूमेंट में? ड्रिफ्ट रहने में प्रॉब्लम है, ड्रिफ्ट रहने पे प्रॉब्लम है बाबू। ओके 2 सर। मिनट रुको, 2 मिनट, तुमको दिखाते प्रॉब्लम क्या है। ड्रिफ्ट होने पे प्रॉब्लम तो है, ऐसा बिना प्रॉब्लम का ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट भी तो 3 प्रकार का है। ड्रिफ्ट के मतलब है, एक मिनट, ड्रिफ्ट इन इंस्ट्रूमेंट, रुक जाओ, कुछ हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक इमेज टाइप मिल जाए तो तुमको दिखा देते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब ये है, देखो ये है, देखो अभी जो बता रहा था, देखो दिख रहा है? हेलो? यस सर, यस सर, देखो ठीक है। तुम्हारा एग्जैक्ट क्वांटिटी तुमको ये चाहिए, तुमको ये डॉटेड लाइन, लेकिन तुमको मिल क्या रहा है? जस्ट अपर लाइन। तुमने दिया इनपुट और आउटपुट यहाँ से थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ। इन्हीं दोनों के बीच जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट देखो डेड जोन की तरह ही ड्रिफ्ट होता है कि आप यस जो, आपके कहने का मतलब, जैसे आप किस कोई पाथ पकड़ के पटना आ रहे हो, मान लो आप घर से पटना चलते हो, तो कोई ट्रेन पकड़ के चलते हो, यस सर। लेकिन गलती से आप कोई दूसरी ट्रेन में बैठ गए, तब आपका टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। आप अपने पाथ से डेविएट हो गए कि नहीं? यस सर। तो अलाउ है वो कंडीशन? नो सर। नहीं, यही बात यहाँ भी है कि आपको जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होना चाहिए था वो डिजायर फॉलो नहीं होके ये क्या होगा, कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होने लगेगा, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। देखो यहीं पे तुम्हारा नॉमिनल ये है, लेकिन तुम्हारा ड्रिफ्ट वाला क्या जा रहा है, थोड़ा सा अपर जा रहा है, ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट भी 3 प्रकार का है, देखो एक होता है जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट में जो होता है ना, यूनिफॉर्म गैप होता है, एकदम गैप जो होता है यूनिफॉर्म होता है, ये शुरू से लास्ट तक जो गैप होगा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है? दूसरा तुम्हारा होता है ये सेंसिटिव ड्रिफ्ट, ये थोड़ा डेविएट हो जाता है, अपने नॉमिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक है ना? ये ड्रिफ्ट होता है। एक दूसरा तीसरा होता है एस्पेन ड्रिफ्ट। आप कभी भी अगर ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ना है तो ड्रिफ्ट भी तुमको मिल जाएगा, कोई बुक खोलोगे ड्रिफ्ट मिलेगा, एक स्थानीय खोलो तुरंत मिल जाएगा। तो ड्रिफ्ट भी कैरेक्टरिस्टिक में लाया जाता है, लेकिन दीज आर अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। देखो एस्पेन ड्रिफ्ट या सेंसिटिव ड्रिफ्ट और जोनल ड्रिफ्ट, तो बेसिकली 2 ड्रिफ्ट के बारे में ज्यादा बात किया जाता है, जीरो ड्रिफ्ट और ये सेंसिटिव ड्रिफ्ट। ये बात तुमको समझ में आया? यस सर।
तो जो भी करेक्टरिस्टिक फॉलो होना चाहिए, अगर वो करेक्टरिस्टिक फॉलो ना होगा, दूसरा करेक्टरिस्टिक फॉलो होगा, तो उसमें ड्रिफ्ट आ जाता है, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट बाबू। ठीक है, यस ये सर। बात समझ। तो जो आपका एक्सिस है, देखो एक्सिस क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, लिखा भी है, जाकर पढ़ना थ्योरी में इसका। एक्सिस जस्ट अपर से शिफ्ट हो जाता है, और ये गैप अगर बराबर होगा हर जगह, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। एकदम पैरेलली चलेगा, दैट इज कॉल्ड जीरो ड्रिफ्ट। ये बात तुम्हें समझ में आई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्या है, आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। एन हायर स्केल मीटर इज यूज टू मेजर टू लो करंट, द मेजरमेंट वुड हैव लो। बोलिए, एक बार और ये बताया था, बोलिए। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए सर। क्यों ऑल ऑफ दीज होना चाहिए आपको, ऑल ऑफ दीज क्यों लग रहा है? क्योंकि सर हाई स्क्वायर मीटर तो इसमें तो प्रिसीजन तो मतलब मेजर वैल्यू के नजदीक तो नहीं रहेगा सर, दूर ही रहेगा। एक्यूरेसी भी प्रेसिजन, नहीं होगा। प्रेसिजन होता क्या है? प्रिसीजन उसको बोलते हैं सर जो मेजर वैल्यू के नजदीक हो सर, जो वैल्यू आया है। एक्यूरेसी किसे बोलते हैं? एक्यूरेसी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट हो सर, मेजर ऑफ। हट, एक्यूरेसी होता है जो ट्रू वैल्यू के नजदीक होता है। द मेजर वैल्यू इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू इज नियर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। प्रेसिजन के मतलब हम आपको बताए थे कि अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार मेजरमेंट करोगे और वो मेजरमेंट में जो वेरिएशन है बहुत कम होगा सेम कंडीशन पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिजन, दैट इज कॉल्ड। अगर प्रेसिजन के अगर अलग वर्ड लाओ तो प्रेसाइज। प्रेसाइज के मतलब क्या समझते हो? प्रेसाइज, किसी चीज को प्रेसाइज करना होता है, तो मान लो दो पन्ने की कहानी दो लाइन में बोल देते हो, वो होता है प्रेसाइज। की दो पन्ने की कहानी चार पन्ने में बोलते हो, वो होता है प्रेसाइज। बोलिए, तो चार बार बोलते हो। आप प्रेसिजन उस वर्ड को देखो, प्रेसिजन के मतलब आपको बताया था, प्रेसिजन हमेशा जो होता है, जो आप एक ही क्वांटिटी को एक ही इंस्ट्रूमेंट से सेम क्वांटिटी सेम कंडीशन में बार बार मेजर करते हो, और वो मेजर वैल्यू थोड़ा सा डेविएट, देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एरर होगा, मैं आपको बोला था, चाहे दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एरर ना होने की कोई चांस नहीं है, एरर जरूर होगा, अदम होगा, ना होने की कोई चांस नहीं है, बताया था ना? यस। बोलिए। यस तो सर बताएं। एरर जिसमें जिसमें 1% होता है उसे हम क्लास ए इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या क्लास वन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब यहाँ प्रेसिजन नहीं होगा बाबू, कभी भी प्रेसिजन का वर्ड नहीं लाएंगे। प्रेसिजन का मतलब होता है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, और वो उसका मेजरमेंट का जो मेजर वैल्यू है, अगर उसका मेजर वैल्यू उसका डेविएशन कम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिजन। एक्यूरेसी का मतलब है कि नियरर टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट जो मेजर करा, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। रिजोल्यूशन क्या होता है? जो बोलिए। इनपुट में तो चेंज हो सर, लेकिन आउटपुट में चेंज ना हो। नहीं 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 पगला, इनपुट में कितना चेंज होगा कि आपका स्केल डेविएट हो। आपको याद रखे 1/8 रिजोल्यूशन बोला था, 1/60 रिजोल्यूशन बोला था, न्यूमेरिकल भी लगवाया था। ये आपको याद नहीं है, भूल गए हो सब आप लोग, आप ये भूल गए हैं। ये वर्ड तीनों आप तैयार करिएगा, कल मैं फिर पूछूंगा, मैं कल इस क्वेश्चन में फिर आऊंगा, रिपीट आऊंगा। आप एक बार जाकर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट पढ़िए। अगेन, द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये सब आप बताइए, ये सब हमसे मत पूछिए, सब ये सब आपको बताना चाहिए। आप ये यूनिट फर्स्ट का सब क्वेश्चन है। जीरो एरर, जीरो एरर का मतलब बताया था कि जिसमें लेवल एरर, जो जिस इंस्ट्रूमेंट को किसी समतल प्लेट पे, देखो आपको दो तरह के कंट्रोल बताया था, एक बताया था स्प्रिंग कंट्रोल, एक बताया था ग्रेविटी कंट्रोल। यस। और आपको बोला था ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट अगर इंक्लाइन सरफेस पर रख दोगे तो उसके स्केल में एरर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अनुसार, तो उसका वेट उसका ग्रेविटी के अनुसार जाएगा, तो इसका इसमें एरर आ जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। उसी को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। अब जीरो एरर किस कैटेगरी में आता है? ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, इनडेफिनिट एरर। रैंडम है। रैंडम एरर क्यों लग रहा है आपको? ग्रॉस एरर होगा सर। ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक के अनुसार होता है। ग्रॉस एरर में आपको बोला था। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर किसे बोलते हैं?
जो तो हमारा वहीं से आपको कोई सिस्टमेटिक दो प्रकार का बताया था सिस्टमेटिक एरर भी। हाँ बोलिए। जो कोई सा इंस्ट्रूमेंट आया वो वहीं से ईयर हो सर, मैन्युफैक्चरिंग से उसी वो सिस्टमेटिक ईयर होता है। हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट में इनहेरेंट इन बिल्डअप मतलब कंस्ट्रक्शनल एरर। देखो सिस्टमेटिक एरर दो तरह का बताया था, एक आपको बताया था कंस्ट्रक्शनल एरर और दूसरा बताया था इन्वायरमेंटल एरर। आप भूल गए हो। यस इन्वायरमेंटल की वजह से चेंज होता है वो एरर भी इसी में आता है। और जो इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इनहेरेंट इनबिल्ट क्वालिटी, जो इसके कंस्ट्रक्शन की से एरर आता है उसे बोलते हैं। सर, आपका लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। यस सर। हाँ थोड़ा नेट भाग गया था। ओके यस ठीक है। अब बताइए, अब ये जीरो एरर दो ही में पॉसिबल है, या तो ग्रॉस एरर हो या सिस्टमेटिक एरर हो। तो ये कौन से एरर में जाएगा बाबू? ये ग्रॉस एरर में जाएगा। तो ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक से, अगर आपने प्लेन सरफेस पर नहीं रखा इसको, तो ये भाई साहब में ग्रॉस एरर की पॉसिबिलिटी है। बात वो समझ में आया? अच्छा यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीएमएमसी का स्केल कैसा होता है? मैं आपको बोला था मूविंग क्वाइल मीटर। मूविंग क्वाइल मीटर जब भी आएगा दैट इज पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल अमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है बाबू? हेलो। यस सर, लीनियर होता है लीनियर होता है। तो क्या लगाएंगे इसका? लीनियर। लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैं, मेरे को याद है। चलो कोई बात नहीं, चलिए फिर आगे बोलिए। द प्राइमरी करंट इन द करंट ट्रांसफार्मर इज डिटेक्टेड बाय। प्राइमरी करंट करंट ट्रांसफार्मर में किसे डिटेक्ट करता है बाबू? पहला है द सेकेंडरी बर्डन, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, द लोड करंट एंड नॉन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए बाबू? बोलिए। हेलो। नहीं मालूम है। अरे आप प्राइमरी ट्रांसफार्मर का इसमें लगाते हैं हम लोग, सेकेंडरी यहां लगाते हैं। यस ये तो बड़ा बुर्बक वाला हाल है, ये दोबारा डिस्कस कर रहा हूं मैं। और ये जवाब बढ़िया जवाब नहीं है। ये लोड करंट, तो प्राइमरी में कौन जाएगा करंट?
रोड कौन सा करंट करंट जाएगा? लोड करंट, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई करंट प्राइमरी से पास होता है, इसलिए प्राइमरी 1 टर्न या 2 टर्न, इससे ज्यादा टर्न का नहीं बनता है। आपको बताया था, सब भूल गए हो आप लोग। ये सब बताए थे सर। ये सब बड़ा कहानी गड़बड़ है जी आप लोगों का। तो जो प्राइमरी में जो करंट आता है, दैट इज डिटेक्टेड बाय द लोड करंट। कौन सा करंट बालक? रोड करंट। आगे देखिए, ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर। क्या मेजर करता है? एसी ओनली, डीसी ओनली, बोथ, नन ऑफ दीज? both है। ऐसे बोथ। आपको बोला था, ऐसे देखो, केवल वो तो केवल सुनो पहले सुनो, केवल डीसी के लिए पीएमएमसी मूविंग कॉइल, केवल एसी के लिए इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद जितना इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बोथ, एसी एंड डीसी बोथ। ये बात आपको समझ में आया? और आपको याद होना चाहिए, आपको ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट को ही दूसरा नाम भी मैं बताया था, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। याद है? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भूल गए को? याद है? भूल गए। ये कहीं ना कहीं नाम से पूछता रहता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सुनाई दे रहा है बालक? ऐसे तो जनरली तो एसी या डीसी दोनों मेजर करता है सर, ईडीएम टाइप। नहीं, हाँ जनरली जी। तो एसी में सब मेजर होता है सर आजकल सब उससे क्या सब। हुआ? उसका इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टी तुम करोगे? नो। है तो तुम इंजीनियर ही ना, लगे यस। घर में अपने घर में जाके इंजीनियर नवाबी बनोगे क्या? नो। जरूरी थोड़ी है। इंस्ट्रूमेंट है, डिजाइन हुआ है, दोनों मेजर करेगा। आप जनरली कहाँ यूज कर रहे हो छोड़ दो बाद में एप्लीकेशन, आप इसे जो ना दोनों मेजर करता है, बट इज गिवन अप। और उस क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी यही है बाबू अभिषेक। ये नहीं पूछने आ रहा है कि भैया आप एसी में यूज करते हो डीसी में, यही पूछ रहा है कि भैया यूज कैसे होता है। तो दैट इज बोथ, एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। अब आप जनरली कहाँ यूज करते हो, ये एप्लीकेशन आप पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आए ना? यस। देखो, अगर नॉर्मल बोलो तो एक ही चाकू से जान भी लिया जा सकता है, एक ही चाकू से सब्जी भी काटा जा सकता है। यस। तो आप चाकू का एप्लीकेशन कैसा यूज कर रहे हो आप पे डिपेंड कर रहा है ना जी। यस। अगर कोई ये बोले कि चाकू से केवल सब्जी काटते हैं, तो गलत है कि नहीं है? चाकू से मुर्गा भी काट सकते हैं, है कि नहीं? हाथ में भी। बोलिए। यस। इसलिए वो एप्लीकेशन पूछा ही नहीं है, वो आपसे पूछा है कि यूज कहाँ होता है, आपसे इसके बारे में पूछा है, तो आपको उसके बारे में बताना है। बात समझ में आई बाबू? यस। अब देखो नेक्स्ट, हाई एसी वोल्टेज जनरली मेजर्ड। अब बोलो, हाई एसी पोटेंशियल वोल्टेज, ट्रांसफार्मर एंड वोल्टमीटर। हाँ, वोल्ट मीटर अलोंग विथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों यूज होगा, तो ये भाई सब मेजर कर पाएंगे। क्योंकि आपको याद है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है बालक? पोटेंशियोमीटर का सेकेंडरी स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है? 110 वोल्ट। हाँ, 110 वोल्ट। तो हम बेसिकली पोटेंशियोमीटर लगाते हैं दो पर्पस से। एक तो भाई साहब क्या करेगा, ये हाई पावर और लो पावर सर्किट को अलग करता है। दूसरा क्या करेगा, उस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, जिसे स्टेप डाउन करेगा उधर हम लो रेंज के वोल्टमीटर लगा के और इजीली वोल्टेज क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 11 केवी और आपका 132 किलो वोल्ट मेजर करने के लिए कोई वोल्टमीटर अवेलेबल नहीं है। ये सारा बात बताया हुआ है मेरा, है ना बाबू? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका मतलब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक? ए डायन टू द, बोलिए। ये तो बात मैंने पढ़ाया मैंने, बोलिए। यस। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। हाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, नॉट पीक वैल्यू। ठीक है, रिएक्टिव पावर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जनरली क्या मेजर करते हैं बाबू हम इसे? कभी भी कहीं भी अगर वाट मीटर, और आपको पता था कि आपके लेबोरेटरी में भी जब आप वाट मीटर लोगे, दैट इज आपका ईडीएम टाइप, इंडक्शन टाइप वाट मीटर नहीं होगा, ईडीएम टाइप इंडक्शन, ईडीएम टाइप वाट मीटर होगा। ये बात आपको बताया था, याद है कि नहीं? ठीक है बालक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमको बताएंगे। बोला है कि इन
two wattmeter method of measuring power, one of the wattmeter is reading 0, the power factor of the circuit is, बोला है किस 0.5 0.5। देखो जब भी आपको याद ना हो, भूल जाओ, तो आप इसको याद रखना, VI cos, ये याद रखिएगा। एक वाटमीटर का रीडिंग आता है 30-5 और एक वाटमीटर का आता है 30+5। बस आपका इसी में काम हो जाएगा, 30-5 और दूसरे का रीडिंग आता है VI cos 30+5। ये याद रखोगे तो बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे हिलेगा, कंपटीशन का भी और यहाँ का भी। यहाँ में जरूर पूछता है। अब फाई के वैल्यू देखो, यहाँ 60 डिग्री रखोगे तो एक का 0 हो जाएगा नहीं, क्योंकि cos 90 हो जाएगा। यस नो, बोलिए। तो cos 60 कितना बाबू? cos 60 कितना? cos 60 0.5। हाँ, cos 60 1/2 और 1/2 कितना? 0.5। 0.5 हाँ, तीसरे तो कितना हो जाएगा? 0.5। ये बात समझ में आया? अब आगे देखो, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। कभी भी आपसे बोला हूं कि एनर्जी एक ऐसा है जहां पे एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हो बाबू? इंटीग्रेशन P/dt लिखते हो कि नहीं? बोलिए। दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए, बोलो वाला। अच्छा, ये लिखिए, ये बताइए। ये बोला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज इन इंस्ट्रूमेंट विच इज मूविंग आयरन से। मूविंग आयरन। देखिए, मूविंग कॉइल में आप एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हो। कौन सा डैम्पिंग बाबू? एडी करंट, ठीक है। और इंडक्शन टाइप में कोई यूज नहीं होता है। आपको इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर पढ़ाया था, यहाँ ना डैम्पिंग यूज होता है ना कंट्रोलिंग, यहाँ ब्रेकिंग मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। एक हॉट वायर वाला इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम भी नहीं पढ़ते हैं। तो जो आपका है वो कौन है? मूविंग आयरन। आपको बताया ईडीएम टाइप और मूविंग आयरन में ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, और इसका रीजन बताया था क्यों, वाई। ईडीएम टाइप में ही क्यों यूज करते हैं बालक? बोलिए। सर इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, इसी के लिए। हाँ, इसका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, और उसका रेंज बताया था कितना होता है बाबू? वो डेटा याद है? 0.005 से 0.006 तक। हाँ, 0.005 से 0.006 तक, यही कुछ बताया था यार हम, ठीक है। यही था। हाँ यही है, यही था नहीं, यही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। आपको बताया था। आपका देखो, अमीटर, वोल्टमीटर, मेगर, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो देखो, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस 0 बताया था और प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल बताया था। यस सर। तो आपका कौन सा आंसर होगा बाबू? अमीटर। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए बालक। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट बोला एडर्सन ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। एडर्सन ब्रिज आपको याद है? आपको इंडक्टेंस मेजर करने के लिए ममोहा बताया था, याद है? बोलिए। हेलो, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए ममोहा, MMOHA, ममोहा। अब Yes. M4, हाँ चलिए अब हमारे साथ रिपीट कर लीजिए एक बार। M4 मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। अगेन M4 मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। गुड। O4 ओवन H4 हेज ब्रिज। और A4 एडर्सन ब्रिज। एडर्सन ब्रिज। यहाँ लिखा है एडर्सन ब्रिज क्या मेजर करेगा तब? इंडक्शन। इंडक्टेंस। ये बात समझ में आया? अब आगे देखिए, ये मेगर इज यूज टू मेजर। याद है आपको मेगर के बारे में बताया था? Yes, sir. इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मेगर हाई रेसिस्टेंस मेजर करता है, और हाई रेसिस्टेंस जिसका होता है वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कंपटीशन में भी और यहाँ भी, उल्टा करके पूछा है। कभी
अब ये क्या करेगा, मेगा हटा देगा, कहेगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर, और इसमें मेगा डालेगा। तो आपको याद होना चाहिए। और आपको हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कितना मेथड बताया था? 4 4 से 4 4 मेथड। एक बार हमारे साथ रिपीट कर दो। पहला लॉस मेगा, चार्ज मेथड, लॉस डायरेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन चार्ज, मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, गुड। मेगर और मेगा ओम। हाँ, मेगा और मेगा ओम मीटर, याद है? लॉस चार्ज में लॉस ऑफ चार्ज, ये 4 मिनट बताया था। तो देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा मेगा। चलिए आगे करिए। मेजरिंग रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, देखिए एमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? करंट लगाते हैं। याद है रेसिस्टेंस को किसको कनेक्ट करते हैं बाबू? पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल को ही हम शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? सम। और इस शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बताया था, कितना बताया था? याद रखना, बार बार कंप्लीशन यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बताया था आर एस एस इक्वल टू आर एम अपान एम माइनस 1, बताया था। यस सर, बताए थे। और इसका वैल्यू कितना होता है? लो होता है या हाई होता है? बहुत हाई होता है। इसका वैल्यू हाई होता है। आरएसएस का कौन बोला ये? पहले नाम ऐसा बोलिए। लो सर, ताई ना। साइना, Yes, इसकी sir. वैल्यू होता है बाबू लो। यस सर। अब लो क्यों होता है बता दो। देखो आर एम का वैल्यू ऑलरेडी बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। और इससे डिवाइड करोगी तो और लो होगा कि हाई होगा? लो होगा। लो होगा होता, सर, लो होता होगा क्या सर। है? हाँ, अगर यहाँ से 100 एम्पीयर बोलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो। यस सर, तो आपका बीच में 90, आवाज। अच्छा अच्छा, अब 90 एम्पीयर करंट अगर इसमें जाएगा तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? इसके कंपेयर में कम होना चाहिए ना? यस सर। क्या आपको पता है कि करंट जिस पाथ में जितना रेजिस्टेंस कम होगा उस पाथ से उतना ही करंट पास होगा। तो मैक्सिमम Yes, करंट जिससे बाईपास होता है, इसलिए आरएसएस की वैल्यू लो होता है। अब ऐसा इसलिए बताया, कभी कभी क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो ऐसे ही पूछ सकता है कि मेजरिंग रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस विद हाई वैल्यू, कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू। तो आप गलत कर दोगे। आपका हाई और लो का भी ज्ञान रहना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आया? यस सर। कनेक्टिंग ए शंट विद लो वैल्यू, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये बात आपको समझ में आई? यस। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल पॉइंट बना हुआ है। मैं लड़की उस दिन पूछी भी, फिर मैं बोला सीरीज को बाद में देखूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग आंसर ढूंढना। द अर्थ टेस्टर इज, हमको ये तीनों ऑप्शन कभी कभी सही लगता है क्योंकि हम लोग उतना अर्थिंग पढ़ते नहीं है। अर्थ टेस्टर के बारे में, अर्थ टेस्टर 3-4 टाइप का है, लेकिन हम लोग केवल एक बेसिकली पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टाइप पे, इसलिए हम इसको आंसर नहीं कर पाते हैं सही से, समझे? अब आपको बताया था कि अर्थ टेस्टर एक स्पेशली टाइप मेगर भी होता है। आपको ये भी बोला था कि एसी डीसी दोनों पास भी होता है। एक बार इसको मैं दोबारा देखूंगा बाबू, इसलिए मैं इसका अभी सब करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सर डी ऑप्शन हो सकता है। बोथ ए एंड बी, सर हाँ पॉसिबिलिटी है बाबू, इसकी डी ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको रहने दो, आप भी थोड़ा देखना, मैं भी देख लूंगा। अच्छा अब देखो ना, लॉस ऑफ चार्ज। अब लॉस ऑफ चार्ज में यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, अब बता दो आप। हाई रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है, अभी 4 मिनट पूछा भी था। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट द ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग द डिसिपेशन फैक्टर। आपको याद है डी फैक्टर? आपको याद है डी फैक्टर? बोलो अभिषेक। अभिषेक, अरे Yes. डी फैक्टर याद है? कुछ डी फैक्टर कहाँ पढ़ाया था मैं? पहले ये देखो, पहले कहाँ पढ़ाया था याद करो। सर ऑप्शन बी वाला में। क्या बोल रही हो? बोलो। ऑप्शन बी में जो नाम है। ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी में शेयरिंग ब्रिज। सर एकदम करेक्ट आंसर है। आपको जानते हो कहां पढ़ाया था? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में 3 तरह का ब्रिज बताया था, SDM। आपको याद है? SDM। चलिए SDM को मतलब बता दो। S फॉर शेयरिंग ब्रिज, D फॉर डी शॉर्टी ब्रिज, और M फॉर मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज। These are the 3 ब्रिज विच आर। और कैपेसिटर के क्वालिटी को ही डी फैक्टर से दिखाते हैं। याद है आपको? भूल करके याद है? जहां कैपेसिटर पढ़ाया था वहां 2 तरह का बात किया था, एक डी फैक्टर और एक लॉसी पीएफ। लॉसी पीएफ याद है? भूल गए हो? लॉसी पीएफ ये बात किया था, याद है? लॉसी पीएफ। और ये आया था साइंडेल। बोलो याद है? भूल गए हो? बोलिए हाँ या ना, बोलो भाई। नहीं ना? तब मैं फिर बोलता हूँ, यूनिट 6 का जाके मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस खोल कर देखिए, वहां पे ये बात पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, आगे आगे देखिए। आपका वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। अब बताओ, वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए तो नंबर ए। क्या है बाबू ऑप्शन नंबर ए में? आपको याद है ना, एल और आर 2 वेरी करते हैं ना हम लोग। वेरिएशन Yes, ऑफ sir. इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल सर्किट विद द वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यस या नो? Yes, sir. आपको 2 ही पढ़ना था, एक तो वो फेरोडायनेमिक और दूसरा वेस्टर्न। फेरोडायनेमिक्स इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पे वो काम करता है, यस या नो? ये रेजोनेंस लिखने के लिए लिखना था, इसको लिख दिया रिसोर्स। ये रेजोनेंस लिखना था, लिख दिया रिसोर्स, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखो। अब ये क्वेश्चन लास्ट वाला देखिए तो क्या है, पढ़िए तो। एन इलेक्ट्रोडायनेमिक पार्ट इज इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न synchroscope for synchronizing an incoming machine to the bus bar for checking the voltage of the 2 circuit, checking the phase sequence of the 2 circuit, indicating power factor of 2 circuit, और checking whether the incoming machine is fast or low। क्या चेक करते हो आप सिंक्रोस्कोप से? Phase sequence. नहीं पागल, सिंक्रोस्कोप ये बताता है कि जो इनकमिंग मशीन है वो फास्ट चल रहा है या लो चल रहा है। याद है? नहीं है? आपको क्या बता रहा था? एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो दैट इज स्लो, क्लॉकवाइज में चलेगा तब फास्ट। तो इनकमिंग मशीन का फास्ट स्लो जो मेजरमेंट बताता है दैट इज सिंक्रोस्कोप। और सिंक्रोस्कोप वो इंडिकेशन देता है जहां पर सिंक्रोनाइजिंग स्विच क्या करते हैं हम लोग, क्लोज करते हैं। ये बात आपको याद है? पैरेलल देखो, पैरेलल मशीन का कंडीशन होता है फेज सीक्वेंस सेम होना, ठीक है ना? तो ये क्या बताता है? चेकिंग वेदर द इनकमिंग मशीन इज फास्ट और स्लो। ये बात आपको समझ में आया? तो सीक्वेंस बताने वाला कौन सा था? सीक्वेंस बताने के लिए सीक्वेंस मीटर था, रोटेटिंग टाइप सीक्वेंस इंस्ट्रूमेंट। बोल गए ना? सर जहाँ पे सिंक्रोस्कोप यूज होता है वहाँ पे तो फेज सीक्वेंस तो ऑलरेडी मतलब बताता है ना कि हाँ, सेम है, तो ये भी ढूंढ सकता था। आप वो 3 डायनेमिक मेथड से यूज करते हैं बाबू। यहाँ पे देखो, कैसे? कभी कभी देखो, कहने का मतलब है कि आपके पास 10 बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है? और आपसे बोला जाएगा कि इसमें से सबसे टैलेंटेड कौन है, उसको चुनना है। अब क्या करोगे? क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दिया टैलेंटेड। नहीं, तो आपका चेक करने का क्या मेथड है? आप पहले उन सबका मार्क्स देखोगे, क्या क्या रिजल्ट में मार्क्स आए हुए हैं, पहले ये देखोगे। अगर मान लो मार्क्स सबके टैली कर रहे हैं तो क्या करोगे? फिर सारे का एज देखोगे, फिर सारे का एज, जैसे होता है ना रैंक डिसाइड किया जाता है। जैसे इस बार का यूनिट का रैंक था, 2 कैंडिडेट का सेम नंबर थे, 760 में 760 थे, लेकिन फर्स्ट रैंक किसी और को दिया गया, सेकंड उसको दिया गया, तो एज भी देखा जाता है। यहाँ पे भी वही है, जब आपके पास ऑप्शन तीनों मैच करता है और कोई एक ऑप्शन पिक करना है तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है उसको पिक करते हैं, है कि नहीं? और सिंक्रोस्कोप सीक्वेंस नहीं, सिंक्रोस्कोप से किसी इनकमिंग मशीन का आपको याद होना चाहिए कि सिंक्रोस्कोप जो पढ़ाया था एक वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, इधर फास्ट और इधर स्लो, ये लिखा था। याद है कि भूल गए हो?
यस सर, लिखा था। तो किसी भी मशीन को अगर सिंक्रोनाइज करना है तो सिंक्रोस्कोप लगाएंगे, तो सिंक्रोस्कोप यही बताता है ना कि इनकमिंग मशीन फास्ट है या स्लो है। आई बात समझ में यस साइना? ठीक है। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है ये, आपको बार बार बोलता हूं ध्यान से देखो, कभी भी क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है, Give an account of the various errors involved in इन्वॉल्व the इन measurement. मेजरमेंट। आपको बोला था ना कि एरर पे क्वेश्चन पूछता है। अब टाइप्स ऑफ एरर, पहले एरर लिख लेंगे। एरर क्या होता है? द मेजर वैल्यू, द डेविएशन ऑफ द मेजर वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब एरर तीन टाइप का, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। अब उस एरर का डिटेल आपको लिखना है कि नहीं? 4 नंबर में है, 1 से 1.5 पेज लिखना, ज्यादा नहीं, 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज या 2 पेज, इससे ज्यादा कहानी मत कहना बैठना। सुनाई दे रहा है हमारा बात? यस क्योंकि बहुत बच्चा ये होता है ना, उसको बहुत बढ़िया पढ़ा है तो पूरा कहानी कहना बैठ जाएगा। अबे भाई 4 नंबर में 4 पेज लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं? आप 4 पेज, आप कंटेंट कम लिखो लेकिन पॉइंट बाई पॉइंट लिखो, डेट इज द पॉइंट। अगर बढ़िया लिखोगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करो पॉइंट बाई पॉइंट लिखने का, ठीक है ना? जब भी थ्योरी क्वेश्चन हो तो कोशिश करिए पॉइंट, क्योंकि ये हिंदी नहीं है कि हिंदी में कहानी बनाना है कि गाय पे चौबथी लिखना है, वो लेख लिखना है तो गाय का 4 पैर होता है, ये नहीं लिखना है। यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट लिखिए और डेट इज सफिशियंट। यस या नो? यस अच्छा, ये क्वेश्चन और इसका और वन क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक बाय विच डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये पढ़ाया था कि नहीं? पहले आपको ये बताओ। यस अब डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितना टेक्निक होता है? चलिए। कंट्रोल। नहीं बाबा, ग्रेविटी नहीं है पगली, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी करंट डैम्पिंग। ये पढ़ाया था ना? सर चौथा भी था। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ चौथा भी था, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट। ये 3 लिखना, ये 3 को 4 नंबर का है ना, तो ये 3 लिखने का। ये बात आपको समझ में आया? यस और चौथा वाला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, तो एडी करंट डैम्पिंग का ही भाई हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बोला है व्हाट हैपन व्हेन एन अमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। क्या मतलब है इसका? सर मतलब इसका मतलब ये होगा सर कि जो प्रीवियस करंट होगा फिर बाद में दोनों में नहीं डिफरेंस नहीं, होगा। देखो अमीटर बेसिकली हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड में, यस सीरीज में, यही करते हैं ना हम लोग, याद है? यस सर अब ये क्या बोला है? अक्रॉस द सर्किट, इसका मतलब है कि इस अमीटर को यहां ना कनेक्ट करके बाय मिस्टेक वो लड़का क्या किया, इसको यहां कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो अमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बोला है इस क्वेश्चन में। मीटर डैमेज। अमीटर हो जाएगा डैमेज। क्यों डैमेज हो जाएगा? क्योंकि मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है सर, करंट ज्यादा हाँ, पास होगा। अब देखो क्या क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां से करंट तो फ्लो होगा खूब बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम होता है, आइडियली 0 बट प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। लेकिन जब पैरेलली कनेक्ट कर दोगे तो सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा? यस देखो सीरीज में कभी भी वोल्टेज सारा नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद है कि सीरीज सर्किट में हम केवीएल लगाते हैं, और मान लो अगर ये 100 वोल्ट दिए हो तो 100 वोल्ट में कुछ वोल्ट इसके क्रॉस जाएगा और बाकी वोल्ट इसके क्रॉस जाएगा। यस या नो? यस तो इसलिए इसका पूरा वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा। और मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 0.02 ओम है। कितना ओम? 0.02 ओम। अब ये सारे का सारा वोल्टेज इसको मिलेगा 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट डिवाइड बाई 0.02, तो लगभग लगभग ये 1000 के आसपास एम्पियर चला जाएगा। मतलब देखो 100 बाई 0.02 है कि नहीं? कितना करंट जाएगा बाबू? बहुत डेंजरसली हाई करंट फ्लो होगा कि नहीं? बोलो तो। यस ये 100 हो जाएगा, 2 से कट के 50 होगा, 5000। कितना करंट जाएगा बाबू? 5000 एम्पियर। अब ये डेंजरसली हाई करंट है कि नहीं इस अमीटर के क्रॉस? यस तो जब भी हम अमीटर को अक्रॉस द सर्किट लगा देंगे तो टोटल वोल्टेज अपीयर हो जाएगा अमीटर के अक्रॉस। चूंकि अमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत लो होता है, तो एक डेंजरस करंट फ्लो थ्रू द अमीटर, देयरफॉर अमीटर विल बी, क्या होगा? विल गेट टू बी डैमेज। अमीटर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? यस
बोलिए। यस अरे हाँ ना सब बोलो भाई। यस सर। पक्का ना? पक्का। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन एक, देखो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो अलग आ जाता है। अच्छा इसका और में क्वेश्चन देखो, और में क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क प्रोड्यूस इन मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्या मीनिंग है? टॉर्क का डेरिवेशन करना है सर, मूविंग कॉइल कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। PMC। पीएमएमसी। पीएमसी में टॉर्क इक्वेशन कितना था? BI टॉर्क बीना 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 बीना। ये क्या इक्वेशन ड्राइव किया हूं मैं, फोर्स टॉर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरा कॉइल बना के लिखना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स लिखते हैं BIL, डिस्प्लेसमेंट एस से, तो एस की जगह पर हम डी लिख देते हैं और एस एल इंटू डी मिल के एरिया बन जाता है, ये पूरा बताया मैं। उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क किसे किसमें, स्प्रिंग कंट्रोल, तो TC इक्वल टू के थीटा, तो ये नहीं पूछा है, टॉर्क का पूछा है, तो TC इक्वल टू के थीटा, तो ये बस यही दिखा देना, केवल TD दिखा देना, टॉर्क का इक्वेशन पूछा है तो ये दिखा कर निकल जाओ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पूरा डेरिवेशन नहीं ना करना है सर। नहीं डेरिवेशन ही पूछा था, डेरिवेशन दिखाओगे ना, केवल डायग्राम बचेगा और TD इक्वल टू BINL लगा छोड़ दीजिए। अच्छा अब बताइए, इनुमरेट द एरर इंट्रोड्यूस बाय डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में कितना एरर होता है? ये बड़ा पॉइंट लिखवाया हूं मैं, आपको याद है? पॉइंट बना बना के लिखवाया हूँ, 4-5 पॉइंट तो मैं लिखवाया हूँ, 2-3 का एनालिसिस बहुत डिटेल से किया था। यस बताइए। आती है करंट कॉइल से यस सर, फिर एरर पोटेंशियल ड्यू कॉइल से एरर ड्यू टू प्रेशर क्वालिटेंस, यस एरर ड्यू टू करंट कॉइल रेसिस्टेंस, एरर ड्यू टू Inductance। इंडक्टेंस तो बता दिया, और बताओ आगे। LR कनेक्शन और RL कनेक्शन ऐसा कुछ। हाँ आपको एरर ड्यू टू पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, यस सर। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट बताया हूँ, और आपको क्या करना है, 4 नंबर का है, तो पहले पूरा 4-5 पॉइंट लिखनी है और थोड़ा थोड़ा सब पॉइंट को डिटेल लिखना है, ये बात समझ, डेरिवेशन करना नहीं बैठना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है इसका, और भी क्वेश्चन देखो क्या दिया है, और भी क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ कनेक्शन डायग्राम फॉर पावर मेजरमेंट इन 3 फेज लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड। आपको बेसिकली याद है यस सर यस 2 वाटमीटर मेथड बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिए। हेलो, यस सर। हाँ याद है या भूल गए हो? याद है। तो याद है तो इसका क्या करना है, ये क्या पूछा आपसे है,